Good morning to all of you. Myself Bhushan sir from West चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं भी आप लोग के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल अच्छा, स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मैं आप लोग के बीच ए मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 लेकर आया हूँ, जो कि पार्ट बाय पार्ट पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे। उसके बाद में मेडिवेबल, उसके बाद से एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा किया जाएगा। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस पूरे सीरीज को देखें, क्योंकि यह जो सीरीज जो चल रहा है हर एक भारत के हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस सीरीज से में बने रहते हैं तो भारत के कोई ऐसे एग्जाम नहीं है जो आप हिस्ट्री में क्वालिफाई नहीं कर सके। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे इस सीरीज में बने रहेंगे। और सबसे पहले आप लोग यदि मेरे वीडियो को पहले देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको लाभ उठाकर लाभान्वित हो सके। तो ठीक है, एक महात्मा गांधी के बारे में है, यानी गांधी युग जिसको हम लोग बोल सकते हैं। गांधी जी का जो जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में होता है। ठीक, गुजरात एक आपका राज्य हुआ, पोरबंदर एक गांव है, शहर है, जो कि ये महात्मा गांधी के पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और उनको प्यार से लोग भाई कहते थे। महात्मा गांधी के पिता के नाम करमचंद गांधी है, जो कि एक राजकोट के क्या है, दीवान है। क्या है, राजकोट के दीवान थे। और उनकी माता के नाम पुतलीबाई है। उनकी माता के नाम पुतलीबाई और गांधी जी के पिता के नाम करमचंद गांधी है। और गांधी जी का शादी यानी विवाह 1883 ईस्वी में, जो कि 14 वर्ष की उम्र में, मात्र 14 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो जाता है। और इस लड़की से होता है, उसका नाम है कस्तूरबा गांधी। और इन लोगों के 4 पुत्र होते हैं। इनका नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। एक और पुत्र आते हैं जिनका नाम है यमुनालाल बजाज, जिनको दत्तक पुत्र के नाम से जाना जाता है। दत्तक का मतलब क्या होता है, गोद लिया हुआ लड़का। लेकिन ओरिजिनल में यानी वास्तव में उनके 4 ही पुत्र थे। ये 5वां पुत्र यमुनालाल बजाज को माना जाता है। और 1883 में उनका शादी हो जाता है। 5 वर्ष के बाद यानी 1888 ईस्वी में वो अपने पढ़ाई के लिए चले जाते हैं लंदन, यानी वकालत पढ़ने के लिए, यानी एलएलबी करने के लिए लंदन जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि गांधी जी जो थे वो न साधारण परिवार से थे और नहीं साधारण आदमी थे।
अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग समाज में जो बाहर होकर पढ़ नहीं सकते थे, यानी पटना, दिल्ली, यानी भारत के अंदर में अच्छे अच्छे जगहों पर होकर पढ़ नहीं सकते हैं, जो कि उस समय 1888 के बात है। उस समय ये लंदन पढ़ने जाते हैं। इससे पता यह चल जाता है कि उनका जो स्टेटस रहा होगा बहुत सुपीरियर रहा होगा। 3 साल के बाद यानी 1891 में उन्होंने अपना LLB के पढ़ाई पूरा करते हैं। उसके बाद से भारत के लिए वापस आते हैं और आने के बाद में मुंबई तथा राजकोट में अपना वकालत के दफ्तर खोलते हैं। ठीक, उसी दौरान एक गुजरात के व्यापारी, एक मुस्लिम व्यापारी थे, इनका नाम था दद्दा अब्दुल्ला। उनका केस लड़ने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका में 1893 में जाते हैं। कब जाते हैं? 1893 में जाते हैं। थोड़ा सा गुजरात के बारे में हम लोग जान लें। गुजरात पहले भी व्यापार में रुचि लेता था और आज भी रुचि लेता है, जिसके चलते गुजरात के जो भी लोग हैं वो आगे हैं। तो ठीक है। और वहां पर जब जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, तो गांधी जी को क्या सामना करना पड़ता है? यानी रंग भेद, यानी ब्लैक और व्हाइट के ये परेशानियां झेलने को पड़ता है, उनको देखने को पड़ता है। अंग्रेज जो था अपने आप को व्हाइट मैन बोलता था और हम सब भारतीयों को ब्लैक मैन बोलता था, यानी ब्लैक यानी काला बोलता था। उसी समय यानी जस्ट उसके अगले साल 1894 में गांधी जी जो है वहीं रहकर सामाजिक कार्य और वकालत करने के लिए सोचते हैं, निर्णय लेते हैं कि हम यहीं पर रहेंगे और मैं वकालत भी करूंगा और मैं यहाँ में रहकर समाज सेवा भी करूंगा। यानी उनको कहीं ना कहीं ये बातों को लेकर खल रहा था कि हमारे जो भारतीय जो लोग हैं यहाँ पर इन अंग्रेजों के द्वारा काला कहकर प्रताड़ित किया जाता है और शोषित किया जाता है किसी न किसी एंगल से। उसके बाद से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। जो नेटाल इंडियन कांग्रेस जो है वो एक भारतीयों को अपना अपना समस्या रखने का एक मंच बनाए, जिसका नाम रखे नेटाल इंडियन कांग्रेस, ताकि किसी भी भारतीय को अगर समस्या हो तो इस मंच पर आके हमसे बेहिचक कर सकते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका से ही वापस आ रहे थे भारत के लिए, तब तक उनको एक दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप एक डरबन जो स्टेशन है, वहीं पर उनको धक्का मारकर स्टेशन पर से गिरा दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी जो है वो जो ट्रेन के फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। उसके बाद से गांधी जी फिर से वापस वो इंग्लैंड जाते हैं और जाकर
उन सब पर जो उनको धक्का मार कर ट्रेन से निकाला था सब, उन सब पर केस कर देते हैं। केस इसलिए कर देते हैं क्योंकि इनके पास जो ट्रेन का टिकट जो था वो फर्स्ट क्लास का था। तो ये अपने जगह पर ये सही थे, क्योंकि अगर हमें फर्स्ट क्लास में जाने का अनुमति नहीं था तो आप लोग हमें टिकट क्यों दिए? जब अगर दिए तो हमको तो वहां पर बैठना चाहिए। इस एंगल से सही थे, क्योंकि थे तो वकील, और वकालत वाले दिमाग लगाए और वहां पर वो विनर हो जाते हैं, यानी जीत जाते हैं। वहां पर इंग्लैंड के जो सरकार है उनसे माफी मांगती है। उसी समय इंग्लैंड में उनके नाम से हाहाकार मच जाता है। ये कौन ऐसे भारतीय है जो अंग्रेजों को भी झुका दिया? अब गांधी जी को उस ट्रेन से इसलिए फर्स्ट क्लास से उतार दिया गया था, यानी धक्का मार के गिरा दिया गया था, क्योंकि फर्स्ट क्लास में भारतीय लोगों को और कुत्तों को जाना मना था। अब देखिए, यानी भारतीय लोगों का वेट क्या चीज से कंपैरिजन होता था, यानी कुत्ता से नहीं कुत्ता जा सकता है, नहीं भारतीय लोग जा सकते हैं। हम सब के लिए, यानी भारतीय लोगों के लिए जो डब्बा का व्यवस्था था, जो कोच की व्यवस्था था, वो थर्ड क्लास था, जो कि आप खड़ा होकर जा सकते हैं। आपके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, ये फर्स्ट क्लास था। अभी भी आप लोग फर्स्ट क्लास, किसी भी ट्रेन के फर्स्ट क्लास के बोगी में आप सफर करते हैं तो जब तक आप सफर कीजिएगा तब तक आप भूल जाइएगा कि हम इंडिया में हैं, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा व्यवस्था रहता है। बजाबते उस डबल बेड का भी रहता है, नहीं तो चार बेड का रहता है। तो उसमें बजाबते सब एकदम बिल्कुल वाइट बेडशीट पिलो वगैरह की व्यवस्था रहता है। बजाबते उस छोटा सा रूम रहता है, पर्दा वगैरह की व्यवस्था रहता है, डोर वगैरह की व्यवस्था रहता है, और खाने पीने के हर एक चीज फ्रेश और सुपर डुपर दिया जाता है जो फर्स्ट क्लास में सफर करता है। तो उसमें केवल उस समय अंग्रेज ही सफर कर सकता था, भारतीय लोग नहीं। लेकिन अभी तो हम लोग उसमें जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद से गांधी जी 1901 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए आते हैं, और जो भी भारत के लोग वहां पर बसे हुए थे उन लोगों को यह आश्वासन देके आते हैं कि यदि किसी प्रकार के आप लोगों को अंग्रेज दिक्कत पहुंचाते हैं लोग, तो आप लोग जरूर हमें संदेश भेजिएगा, मैं यथाशीघ्र आने का प्रयास करूंगा। 1901 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए आते हैं। तब तक जैसे ही दक्षिण अफ्रीका छोड़ते हैं उसके बाद से फिर से अंग्रेज परेशान करना उनको शुरू कर देता है। फिर से जो भी भारत के लोग वहां पर बसे हुए थे दक्षिण अफ्रीका में, तुरंत इतना ना ज्यादा चिट्ठी भेजते हैं कि गांधी जी को पुनः 1902 ईस्वी में भारत से दक्षिण अफ्रीका में जाना पड़ता है वापस से। 1903 में ओ जोहान्सबर्ग में, जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ही है, जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोल लेते हैं, क्योंकि पेशे से तो वकील थे,
मतलब 2 रुपये की इनकम भी होते रहेगा और समाज की भी सेवा हम करते रहेंगे। ठीक। और 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार जिनका नाम है कालेन वाक, उनके मदद से फिनिक्स फर्म की स्थापना करते हैं। ठीक। उसके बाद से गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका लिखते हैं, जो कि ये बहुत से सारे भाषाओं में प्रकाशित हुआ, लेकिन उर्दू में नहीं हो सका। ठीक। 1906 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्मचार्य के व्रत ले लेते हैं, यानी खत द्वार त्याग देते हैं और भारत के लोगों को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। जो भी भारत के लोगों को समस्या था उन्हीं पर वो हर हमेशा अमल विचार करते रहते हैं। एशियाटिक ऑर्डिनेंट के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम बार वो क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। तो सबसे पहले सत्याग्रह जब गांधी जी किए तो कहाँ पर किए, जोहान्सबर्ग में। किसके विरुद्ध, तो एशियाटिक ऑर्डिनेंट के विरुद्ध करते हैं। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा एशियाई अन्य एशियाई लोगों को जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध में वो क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। अब ये ब्लैक एक्ट क्या है, जिस तरह इस समय कुछ दिन पहले एनआरसी जो का जो प्रक्रिया था, उसी तरह उस समय ब्लैक एक्ट का व्यवस्था था भारतीयों के लिए और अन्य लोगों के लिए, ताकि उन लोगों के पास डिटेल्स हो सके अंग्रेज सब के, जे हमारे यहाँ कितना भारतीय रहते हैं, ताकि उन पर अपना शासन व्यवस्था वो कर सके। इसको गांधी जी काला कानून कहते हैं और इसका विरोध करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा और इसे आप लोग मुझे हटने के बाद आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मारकर या वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने हाथों से नोट्स बनाइएगा। उसको थोड़ा थोड़ा करके बनाइएगा। कहा जाता है बूंदे बूंदे से क्या तालाब भर जाता है, उसी तरह पार्ट बाय पार्ट करके पूरा आप लोग का हिस्ट्री में खत्म कर दूंगा। आप लोग को हंसते खेलते पूरा कंप्लीट हो जाएगा और जो अपना हाथ से बनाया हुआ जो नोट्स होता है बिल्कुल अच्छा होता है और याद करने में भी सहूलियत होता है और जल्द से याद भी हो जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के साथ में रूबरू होंगे और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।